हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। हमारे सी टेट एग्ज़ाम के अंदर 6 थीमें दी गई है ईवीएस में, और उन 6 थीमों में से एक थीम है वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। उनसे संबंधित ही आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो हमारे सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण फ्रिक्शन प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। इसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। देखो, ध्यान रखिए कि घर्षण एक प्रकार का फ्रिक्शन होता है जो हमारे कई जगह पर उपयोग में आता है, हमारी दिनचर्या में यूज़ होता है डेली डेली। जब हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी को चबाते दांतों के नीचे, तो उनके बीच में भी घर्षण लगता है। उस फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग उस रोटी को चबा पाते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। देखो, ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि पेन की नोक, निब और पेपर के बीच में होने वाले घर्षण के कारण हम लोग लिख पाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो सही आंसर हो जाएगा। नंबर बी ऑप्शन है हमारा कि हमारे जूतों और ज़मीन के बीच में होने वाले घर्षण के कारण ही हम लोग चल पाते हैं। जी बिल्कुल, ये भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है हमारे ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई, जो मतलब ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण ही हमारे पास में वापस आ जाती है। जब हम लोग किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉल नीचे आ जाती है किसी घर्षण के कारण। ये बात बोल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रेविटी फोर्स या गुरुत्व बल के कारण ही कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आती है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो था, सी ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा कि ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाते हैं। जी, ये भी घर्षण की वजह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैर लेती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील जो होती है वो पानी में डूब जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की एक खाली कटोरी पानी में तैर लेती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील जो होती है पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब ऐसा क्यों होता है तो हम लोग ये देखेंगे। क्या पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैर जाती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील जो होती है पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिकल है, क्योंकि चीज़ें हम लोग करते हैं और बनाते हैं। इस टॉपिक से संबंधित आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग ऑप्शन हम देखें। पहले नंबर ऑप्शन है हमारा कि स्टील की कटोरी क्यों तैर पाती है पानी के ऊपर। लोहा पानी की तुलना में हल्का होता है और स्टील पानी की तुलना में भारी होती है, इसलिए स्टील तैरती है। क्या? जी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा होता है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम होता है। जी, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि एक पानी जो होता है वो हर एक वस्तु पर, जो वस्तु किसी भी पानी पर रखी जाती है, उस वस्तु पर पानी ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है, जिसे हम लोग बायोंसी फोर्स कहते हैं, या फिर अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, या फिर उत्प्लावन बल उसे कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो यहाँ पर स्टील की कटोरी पर उसकी भार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बल लगाया जा रहा है पानी के द्वारा। इस वजह से पानी के ऊपर वो स्टील की कटोरी तैर पा रही है। एक तो मेन कारण ये है। आगे का कारण हम लोग देखें अगर सही होगा तो कोई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है कि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा होता है। जी, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी, है ना। लोहा जो होता है पानी की तुलना में भारी होता है और स्टील पानी की तुलना में हल्की होती है। जी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, ऐसा क्यों होता है ना। देखो, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हम लोग ऑप्शन देखें इसके कि ऐसा क्यों होता है कि नींबू एक साधारण पानी में तो डूब जाता है और नमकीन पानी में तैरता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर पहला है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कि साधारण पानी का घनत्व जो होता है नमकीन पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। नींबू का घनत्व पानी के घनत्व से
अधिक होता है ना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से कम होता है। देखो, नींबू का घनत्व कम होगा अगर पानी के घनत्व से, मतलब नमकीन पानी के घनत्व से, तो इस वजह से नींबू पानी पर तैरेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट आंसर होगा। क्यों? देखो, जब किसी वस्तु का घनत्व डेंसिटी जो होती है वो पानी की अपेक्षा कम होती है तो वो वस्तु पानी पर तैरती है। एक तो ये कारण होता है तैरने का, है ना। अगर वस्तु का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा पानी की अपेक्षा तो इसका मतलब वो डूब जाएगी पानी में, ठीक है। तो यहाँ नमकीन पानी का घनत्व जो है वो क्या है, कम है, मतलब नमकीन पानी का घनत्व ज़्यादा है और नींबू का घनत्व जो है वो कम है, तो इसलिए नींबू तैरेगा नमकीन पानी पर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए नींबू तैरेगा नमकीन पानी पर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित 4 कर्मों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका सही जाएगा? देखो, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन, ये करके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। रेत और नमक के मिश्रण को अगर यदि अलग किया जाता है, पहले अवसादन होगा, फिर निस्तारण होगा, फिर निस्यंदन होगा, फिर वाष्पन होगा। देखो, जिसे हम लोग कहते हैं कि देखो जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना, इन पार्टिकल्स को हम लोग छानते हैं, मतलब इनको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जो इन्हें कहते हैं हम लोग रेत और नमक जो है हमारा, इसको क्या करेंगे, अवसादन करेंगे, ठीक है। तलछट कहते हैं जिसको, तलछट करना। उसके बाद हमारा क्या है, निस्तारण करना। निस्तारण करना है, हम लोग जब निस्तारण करते हैं ना तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे इकट्ठा करके इसको रखेंगे और इसमें से जो भारी कण होते हैं वो भारी कण जो होते हैं, जैसे रेत के कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो हल्का होगा, जो नमक का पानी होगा या नमक के कण होंगे वो हल्के होते हैं रेत की अपेक्षा, तो वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका क्या करेंगे, एक निस्पंदन करेंगे, जिसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन से क्या करेंगे, तो जब उसे हम लोग छानेंगे तो छानने के बाद क्या हो जाएगा कि जो हमारे पार्टिकल्स थे ना, वो जो रेत के कण थे, रेत के कण हमारे छलनी में ऊपर रह जाएंगे और जो नमक वाला हिस्सा था वो नीचे रह जाएगा। उसके बाद अगर जो बाकी का थोड़ा बहुत भी और चीज़ें उस नमक के अंदर बची होगी, एक रेत के कण, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पानी को गर्म करेंगे और उस पानी को गर्म करने के बाद वाष्पित होगा पानी, मतलब पानी इवेपोरेट होगा, गर्म होकर ऊपर उठेगा और नमक उसके साथ साथ क्या करेगा, वो भी ऊपर उठ जाएगा थोड़ा बहुत। तो वहाँ पर जो डस्ट, जो नीचे भारी पार्टिकल्स होंगे वो रह जाएंगे नीचे, और जब वो नीचे रह जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग नमक को और रेत को दोनों को अलग कर सकते हैं। पानी को भी अलग हो जाएगा, रेत भी अलग हो गया और नमक भी अलग हो गया, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वथनांक जिसे उबालना कहते हैं और वाष्पीकरण इवेपोरेशन में अंतर क्या होता है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि हमारा उबालना जो होता है, उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, ये तो पता ही आपको। और वाष्पीकरण जो होता है वो किसी भी हमारा टेम्परेचर पर हो जाता है। जैसे हमने पानी के भीगे हुए जो कपड़े थे, पानी में से कपड़े निकाले और वो तार पर टंगा दिया हमने, तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था वातावरण में, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर वो तो पानी उड़ गया हमारे कपड़ों में से, तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण होना। या हमने पोछा लगाया था अपने घर में, तो वहाँ पानी था उस हमारे कमरे में, तो कमरे का पानी जो था या पोछे का पानी जो एक हमारी टाइल्स पर रुका हुआ था वो सारा का सारा उड़ जाएगा थोड़ी बहुत देर पंखा चलाने के बाद। तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इवेपोरेशन या वाष्पीकरण जो होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, और क्वथनांक जो उबलना होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है पानी। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे इसमें से कौन सा सही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग इसमें देखेंगे पहला के क्वथनांक जो है, क्वथनांक में जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में जल की अवस्था नहीं बदलती, ठीक है। तो ये तो जी बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। फिर वाष्पीकरण, सेकंड ऑप्शन देखेंगे, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथनांक नहीं हो पाता। जी देखो, वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर हो जाएगा लेकिन क्वथनांक हर एक टेम्परेचर पर नहीं होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी का क्वथनांक होता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कांस्य जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं हम, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिएगा। कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है। तो पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है
कि यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व होता है। तो जी ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा तत्व नहीं होता है। एल्यूमिनियम एक अपना तरीके से होती है, क्योंकि ये मिश्र धातु नहीं होती, आयरन मिश्र धातु नहीं होती, कॉपर मिश्र धातु नहीं होती है। लेकिन कांस्य तो एक मिश्र धातु है ना, ब्रॉन्ज जो एक है हमारा वो तो मिश्र धातु है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर हम लोग बी देखेंगे कि इसे भट्टी में ना कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, जब भट्टी में हम लोग कॉपर को डालते हैं और टीन को डालते हैं तब जाकर ही हमारा ब्रोंज बनता है, जिसे कांस्य कहते हैं। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होती है, वो कौन सी अवस्था होती है हमारे पदार्थ की जहाँ पर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भीचे भीचे रहते हैं या बिल्कुल पास पास में होते हैं। क्या वो सॉलिड में होती हैं, क्या वो द्रव में होती है, क्या वो गैस में होती है, क्या प्लाज्मा में होती है? तो इसका सही आंसर चला जाएगा हमारा, वो होती है सॉलिड के अंदर। सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसी इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसे अंत आणविक बल कहते हैं, उनके कारण उसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं। जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लिक्विड के उससे थोड़ा कम है, गैस के बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और प्लाज्मा जो होता है वो सबसे ही ज़्यादा दूर दूर होता है, उसमें एक एनर्जी आ जाती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? मतलब जब हम लोग आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, बादलों के ऊपर एक रसायन छोड़ते हैं, उसके बाद बादल में कंडेंसेशन हो जाता है, संघनन हो जाता है, बादल पिघल जाते हैं और वर्षा हो जाती है, तो वो कौन सा रसायन होता है? क्या वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, क्या वो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, क्या वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, या वो सिल्वर आयोडाइड होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सिल्वर आयोडाइड को जब ऊपर बादलों पर गिराया जाता है तो उससे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेंटिंग विधि का प्रयुक्त किया जाता है, कार्बन डेंटिंग मेथड इज यूज्ड किस में किया जाता है? क्या वो स्थान ज्ञात करने में किया जाता है, लिपि को पहचानने में किया जाता है, या किसी वस्तु की आयु को ज्ञात करने में किया जाता है, या वस्तु की को पहचानने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, कार्बन डेंटिंग जो होती है, हमारे जितने भी लिविंग्स होते हैं, हाँ ना, जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी आयु को ज्ञात करने में कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपने देखा भी होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खोज हुई थी वो रेडियो एक्टिव कार्बन की मदद से हुई थी, जहाँ पर हमने उनकी आयु का ज्ञात किया था कि ये व्यक्ति या फिर कोई भी वहाँ पर जो प्राप्त अवशेष था, जो मतलब कोई पेड़ था, पौधा था, लकड़ी थी इत्यादि, कि कितने साल पुरानी ये चीज़ है, उससे पता लगाया था हमने कार्बन डेंटिंग से। तो इसलिए कार्बन डेंटिंग का प्रयोग जो किया जाता है वो वस्तु की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयुक्त किया जाता है? देखो, मैंगो को जो पकाया जाता है वो एक तो रसायन के तरीके से पकाया जाता है, रसायन लगाने के बाद, कोई केमिकल लगाने के बाद, या फिर वो एक पेड़ पर नेचुरल तरीके से पक जाता है। तो यहाँ पर वो केमिकल पूछा हुआ है, को कौन सा केमिकल के माध्यम से हम लोग आम को पकाते हैं? तो ऑप्शन नंबर है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट पहला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बाइड है, और कैल्शियम क्लोराइड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड आपने कभी सुना भी होगा कि कार्बाइड लगा रखा है इस पे फल पे भी, है ना? तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो आम को पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लास पानी में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है और जब बर्फ पूरा पिघल जाता है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब हमने अपने नॉर्मल अपने घर में देखा होगा कि पानी पीना है और पानी में आपने बर्फ़ डाल दिया, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब बर्फ़ पिघल जाती है, क्या वो पानी के गिलास जो होता है वो बढ़ जाता है उसका पानी का स्तर, या पानी का स्तर कम हो जाता है हमारे गिलास में, या फिर वो असमान रहता है, या फिर इनमें से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर इसलिए क्योंकि बर्फ़ अगर पिघल भी गया पानी के अंदर तो पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा, वो सेम रहेगा जो का तू जैसा पानी पहले था जितना, तो उतने ही उस पर स्तर पर रहेगा।
लेवल पर रहेगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि उत्प्लावन बल होता है बायोन्सी फोर्स या बायोंट फोर्स क्या होता है। देखो मैं आपको बताऊं आपको नॉर्मल भाषा में कि जैसे हम लोग पानी में किसी पत्थर को डालते हैं, बड़े पत्थर को, पत्थर बाहर की ओर होता है पानी से, तब तो वज़न उसका बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो पानी में डाल दिया जाता है तो उसका वज़न कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के द्वारा एक फोर्स, एक बल लगाया जाता है ऊपर की ओर उस वस्तु पर, जिसकी वजह से वो वस्तु हमें हल्की प्रतीत होती है। अगर आपने देखा होगा भैंस जो होती है बहुत ज़्यादा भारी होती है, और जब भैंस पानी में जाती है तो वो तैरने लग जाती है। ऐसा क्यों भाई? वहाँ पर उसका वजन क्या कम हो गया? तो वहाँ पर पानी के द्वारा एक फोर्स ऊपर की ओर लगाया जाता है जिसे कहते हैं बायोन्सी फोर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो वजन होता है, भार होता है, वो बायोन्सी फोर्स से कम होता है ना। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन देखेंगे कौन सा इसका सही आंसर चला जाएगा, कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल के बराबर होता है। जी ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, है ना। फिर ऑप्शन नंबर बी है हमारा कि वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से कम होता है। जी ये बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा कि वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही चला जाएगा, क्योंकि वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से कम होता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके हम लोग बात करें आपसे कि लवण की प्रकृति कैसी होती है, द नेचर ऑफ सॉल्ट। क्या अम्लीय होती है, क्या बेस होता है, क्या ये दोनों होती हैं, ए और बी दोनों, या इनमें से कुछ नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लवण होता है हमारा, जो सॉल्ट होता है, वो हमारे अम्ल और अक्षार से मिलकर बनता है। और जो हमारा लवण होता है, लवण जैसे हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है, तो वो किससे मिलकर बना हुआ है? अम्ल और अक्षार दोनों से मिलकर बना होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक से आकर्षित होती है, या कौन सी धातु चुंबक से आकर्षित होती है, अट्रैक्टिव होती है? तो क्या वो लोहा होता है, क्या वो निकिल होता है, क्या कोबाल्ट होता है, क्या उपरोक्त सभी होता है? देखो जो चुंबक होती है, चुंबक जो बनी होती है वो इनसे भी बनी होती है, इन तीनों चीज़ों को प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें आकर्षित होती है चुंबक की ओर। देखो लोहा भी, आयरन भी, निकिल भी और कोबाल्ट भी, तो ये तीनों की तीनों आकर्षित होती है लोहे की, मतलब चुंबक की ओर। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु द्रव के रूप में पाया जाता है, मतलब ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, क्या ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर, या क्या ऑप्शन नंबर डी इसका पारा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर चला जाएगा पारा, मरकरी। मरकरी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मरकरी जो होती है एक प्रकार के द्रव के रूप में पाई जाती है, लेकिन मरकरी होती क्या है? मेटल होती है, एक प्रकार से धातु होती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चन, जो एक बड़ी महत्वपूर्ण थीम, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं उससे संबंधित है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।